जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऑलरेडी क्वेश्चन मतलब कर रहे हैं, ठीक है। हर रोज़ अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। 15-15 की होते हैं, 15-15 क्वेश्चन एक दिन में करवा रहे थे, ठीक है। तो आज हमारी परसेंटेज की जो प्रतिशत की होगी वो हमारी आज लास्ट क्लास है, ठीक है। प्रतिशत आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो प्रतिशत का टॉपिक होगा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला जो भी टॉपिक होगा आपको इंटीमेट कर देंगे, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज दिख रहा है, जो 41 दिख रहा है। 41 आपको करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करें, उसके बाद में हम बताते हैं कैसे होगा। तो आप देखेंगे 41, तो इसमें कह रहा है मेरे भाई कि यदि एक कार का मूल्य इतना दिया है, ठीक है। 1 लाख रुपए दिया है और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो, इसमें दिया है आपका टाइम 5 साल दिया है, उसमें 10% क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। 10% मतलब लेस हो रहा है, हर साल 10% घट जाता है, कहने का मतलब ये है। तो आप इसमें देखेंगे, तो इसमें दिया गया है, तो आप कहेंगे सर इसमें 1 लाख रुपए दिया है, मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए। तो आप सिंपल सा क्या लिखेंगे, 1 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। 1000, ठीक है, हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे 1 लाख रुपए होंगे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि हर साल 10% की दर से क्या होता है, प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है। 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई एक बात ये समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फ्रैक्शन से करें, मतलब यहाँ पे भिन्न का यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑप्शन जो बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप गेस करके यहां से इजीली कर पाएंगे। इतना मतलब ऑप्शन को इतना सटीक तरीके से बनाया गया है कि आप जब भी मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अभी आप जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर यही आंसर होगा। आप खुद आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन वेरीफाई करेगा, मतलब जो भी होगा, BCD कोई भी होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो हम करते क्या है, इसमें आपको 10% अगर दिया है तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, ठीक है। 1/10। तो 1/10 का मतलब हो जाएगा कि 10% जब यहाँ लेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक कम हो जाएगा हर साल। तो जब कहेंगे आप सर कि एक कम हो जाएगा, इसका मतलब जो इसका फैक्टर बचेगा, गुणनखंड बचेगा, वो 9/10 हर साल होगा, है ना। अभी कितने साल तक होगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 साल तक होगा। तो आप 5 बार लिख लीजिए इसको। कितनी बार लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 टाइम्स इसको लिखना है, तो 5 बार हमने सिंपल सा लिख लिया इसको। अब क्या करना है भाई, कि अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, बस जस्ट 1 मिनट। तो इसमें देखेंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने जीरोज हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 जीरो लगे हुए हैं। तो हम 5 जीरो से 5 जीरो सिंपल सा ये काट देंगे, ठीक है। ये 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे, देखो 9 का जो गुणनखंड होता है, जो 9 का मल्टीप्लाई होता है, 9 को जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 का 9 81, 81 आ जाएगा। फिर 9 से करेंगे ये 729 आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो 81 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 729। अब यहाँ पे लास्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 1। जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 59049। जिस ऑप्शन में लास्ट का डिजिट 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर ने ऐसा इसको सेट किया है कि आप इसको ऑप्शन से ही वेरीफाई कर पाए, टोटल ना करें। यहां से देखते तो आपको पता चल जाता कि लास्ट में इसके 9 ही आएगा। या आप डिजिटल सम लगा लेते, उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल सम लगाते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे भाई ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा वो होगा 42 नंबर। 42 नंबर आप एक बार देखें, आपके सामने है 42। तो 42 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के लिए भुगतान करता है, 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि 6,000 रुपए की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आपको परसेंटेज देख लेना है, कितना कितना वो खर्च कर रहा है, किस किस में खर्च कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि टोटल उसका कुछ भी इनकम रहा हो, XYZ कुछ भी इनकम रहा हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि उसमें 10% वो रसोई घर पे यूज करता है, जो बचा है तो आप कहेंगे सर बचा कितना, तो आप देखेंगे 90% बचा हुआ है।
अब एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे भी बना देता है कि 90% का 20% यूज करता है। तो आप अब 100% का 20% नहीं निकालेंगे, अब आप निकालेंगे जो 90 का 20% निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको सिंपल सा परसेंटेज को ऐड कर लेना है, जो बचेगा उसकी वो हो जाएगी बचत। तो आप इसमें देखेंगे तो 15%, 20%, 8% और 17% टोटल, ठीक है। तो 15% प्लस में आपका है 20, प्लस में आपका है 8, प्लस में 17। यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 17, 8 हो जाएगा 25, 20 45, 45 में 15 जुड़ेगा तो ये आपका निकल के आएगा 60। 60 टोटल खर्च करता है। आपको पता है कि टोटल 100% होता है, जिसमें वो 60% अगर खर्च कर देता है, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये आपका निकल के आया 60। तो आपका बचा कितना, तो आप कहेंगे सर टोटल 100 होता है, तो 100 में उन्होंने 60 जब खर्च कर दिया तो बचा कितना, 40 बचा है। तो यहाँ पे पूछा क्या था, जो बचा हुआ जो प्राइस था वो 40 यूनिट दे रखा था, 6000 के इक्वल था। तो आप देखेंगे यहाँ कितना इक्वल, मतलब कितने कितने गुणा है ये, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा ये 150 गुणा है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी टोटल जो इनकम क्या थी, मासिक वेतन तो हो गया, उसका कुल मासिक वेतन कितना था। तो आप कहेंगे सर कुल मासिक वेतन यहाँ पे कितना था, 100 यूनिट था, तो 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 का, तो आपका निकल के आएगा ये आपका हो जाएगा 15,000 रुपये। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब उसका टोटल जो मासिक वेतन था वो था 15,000 रुपये, ठीक। उसमें से वो 60% खर्च कर देता है, 40% उसके पास बचते हैं। इस 40% की वैल्यू इन्होंने 6,000 दे रखी थी। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है मेरे भाई। आप इतना लिखे ना, आप वैसे भी इसको सोच सकते थे, उसी में आप जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना, तो आप उसी में इसको ऐड कर लीजिए, जो बचा उसका देख लीजिए कितना परसेंट, मतलब कितने गुणा हो रहा है, जो बच रहा है एक्चुअली में दिया कितना है, वहां से आप 100% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल था, डिटेल कह सकते हैं, या आप अगर नहीं लिखेंगे तो शॉर्ट में ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखेंगे मेरे भाई, तो आप इसको डायग्राम से कर लें तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। डायग्राम से क्या होता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब इसमें देखो इन्होंने बोला है कि 40% ये गणित का मान लेते हैं, ठीक है, ये मैथ का हो जाएगा। दूसरा इन्होंने इंग्लिश का दिया है। इन्होंने कहा है कि 40% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं मैथ में, तो आप यहाँ 40% लिख लीजिए, बल्कि पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। इंग्लिश का 30% हो जाएगा। जो 10% है ये दोनों में अनुत्तीर्ण हो, ये आपका हो जाएगा 10। तो आप कहेंगे कि सर जो ये पूरा सर्कल होता है ना ये 40 है, जब इतना 10 निकल गया तो ये बचा कितना, तो आप कहेंगे सर ये 30 बचा है। ये पूरा सर्कल 30 का था, जब ये 10 निकल चुका तो ये पार्ट बचा कितना है, तो आप कहेंगे सर ये बचा है आपका 20, ठीक है। ये वैसे भी हो जाता है, वैसे कैसे होता है तो अभी हम बता देंगे। वैसे मतलब जस्ट इसको नहीं बनाना पड़ेगा, तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे पास कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 30, 20, 50, 10, 60। इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 60% बच्चे यहाँ पे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो बचे कितने, आपको पता है कि 100% टोटल होता है, तो 60% जब फेल हुए हैं तो बचे कितना है, तो आप कहेंगे सर 40% यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएंगे। इसका मतलब 40% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर वी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से करना है मेरे भाई। जब डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो जो अनुत्तीर्ण दिया है उसको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो 10 है एक ही बार तो घटाया जा रहा है। यहाँ पे देखो 40 माइनस 10 30 आया, 30 माइनस 10 20 आया। 2 बार हमने 10 घटाया, लेकिन एक बार हमने 10 जोड़ दिया है। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखें तो हम 10 एक ही बार घटा रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्ट आप कर लीजिए 40 प्लस 30, 40 उत्तीर्ण हुए हैं, 30 अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो 10 हैं वो टोटल मतलब जितने टोटल थे उसमें दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 40 30 70, 70 माइनस 10 निकल के आएगा आपका 60। अगर 60% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं तो बचे कितना, तो आप कहेंगे सर 40% बच गए, ये हो गए आपके पास। तो इस तरह से आपको करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो ओवरऑल दिया मतलब दोनों में दिया उनको आखिरी में एक बार माइनस करना रहता है।
हमने बता दिया क्यों होता है, डायग्राम आप देख सकते हैं, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 हो गया है इजिली। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है भाई। कह रहा है कि प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है? तो मेरे भाई समझना, एक बात ये समझना ना कि होता क्या है कि चुनाव जीतता हारता कौन है। तो आप कहेंगे सर दो लोग खड़े होते हैं, मान लो दो तीन जो भी खड़े होते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दो लोग खड़े होते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि एक क्या होगा, एक को ज्यादा वोट मिलेगा, एक को कम मिलेगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है, अंतर निकल के आता है, उसी को हम बोलते हैं कि उतने अंतर से वो जीता है। जो उम्मीदवार जीतेगा वो नीचे वाले उम्मीदवार से, नीचे का मतलब कहने का मतलब जो हारा है उससे ज्यादा वोट पाएगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ परसेंट क्या होता है, जैसे 100% एक्यूरेसी नहीं होती। कभी कभी एग्जामिनर जो क्वेश्चन पुट करता है वो 100% एक्यूरेसी पे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि 10% मत अवैध हो गए हैं, तो बच्चे कितने 90% पे हमें फोकस करना है, 90% पे काम करना है। तो हम पहले लेके चलेंगे 100% पे। तो जब देखेंगे अगर 100% है, एक को मिला है 100% टोटल है ओवरऑल, एक को मिला है 62%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 38% मिल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो 24 का निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो उम्मीदवार जीता होगा उसको 62% मिले हैं, जो उम्मीदवार हारा होगा उसको 38% वोट मिले हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस पे आप कहेंगे सर ये जीता क्यों? इसलिए जीता क्योंकि इसने, जो उम्मीदवार दूसरा वाला था, इससे इसने 24 यूनिट ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। लेकिन 24 ना होके इसका आपके पास मान दिया हुआ है, वो मान है 216। 216 के बाद 00, ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 12 से काटेंगे 12 का 2 24 हो जाएगा, 12 एक नम 12, 12 फिर 9 बच जाएगा 96, 12 का 8 96, ये 1800 हो जाएगा। एक ही यूनिट निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 900। अगर 100% यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई तो आपका निकल के आएगा 900, ये 9000 हो जाएगा, ये 90,000 हो गया। ये जो 90,000 आया है ये वैध मत हैं। वैध मत का मतलब इतने वोट डाले गए हैं वो मतलब वैलिड हैं। वैलिड का मतलब इसमें अनवैलिड नहीं है। लेकिन उसने पहले ही मेरे भाई बोला है कि 10% मत जो थे वो अमान्य थे। इसका मतलब जो ये मान दिया गया है ये ओवरऑल जहां से हमने स्टार्ट किया था उसका 90% केवल है। तो आप कहेंगे सर 90% का मान ये दिया है, 90% इक्वल्स टू अगर 90,000 है तो आपको पता है कि 100% कितना हो जाएगा, ये 900 हो गया, 9,000 हो गया, या 90,000 हो गया। तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो ये 100 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड हो गया, 100 का मल्टीप्लाई 1 लाख आएगा, ठीक है। ये 1,000, 10,000, 1 लाख। तो इसका मतलब टोटल जो वहां मत थे वो थे 1 लाख ऑप्शन थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से मेरे भाई करना है आपको। पेपर में इतना करना है कि जब 62% दिया है तो दूसरा वाला 38 पाया होगा, इनके बीच का डिफरेंस 24 है, तो कितने का मल्टीप्लाई? तो आप कहेंगे सर 900 का मल्टीपल चल रहा है। जब 900 का मल्टीपल चल रहा है तो ये 90,000 वोट हो जाएंगे। लेकिन 90,000 ये वैलिड वोट है। अब आपको पता है कि उसमें वैलिड वोट थे जो 90% ही तो थे, टोटल 100% था। टोटल जब 100% था तो उसमें 10% मत क्या हुए थे, वहां पे 10% मत जो हुए इनवैलिड हो गए थे। तो इस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन देगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी वेरीफाई करेगा। जैसे आप यहाँ पे रुक गए तो आपका 90,000 आने लगेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 90,000 एक्चुअली में वो 90% को दिखा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, है ना, इजिली, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। बहुत ही इजी है मेरे भाई, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बस इसमें यह देखा जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मतलब आप कैसे डाटा को हैंडल कर पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डाटा देख के उस पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं कि बेसिकली वो पूछना क्या चाहता है। एग्जामिनर का मूड ये नहीं होता कि आपसे वो कैलकुलेशन कराए, उसका मतलब ये होता है बेसिक कि आप कितना फास्ट सोच पाते हैं, जैसे अप्रोच आपकी क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि आपको उसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि उसको 10 सेकंड से कम ही में हो जाएगा। आप देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है मेरे भाई।
तो आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। वहां से कम आप बचाएंगे टाइम, और जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें देना पड़ेगा। लेकिन सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते, ना कि ज़्यादा सारे क्वेश्चन ही क्या होते हैं, टफ होते हैं, तो मिक्सर होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक ग्राम प्रधान, ये आपका दिया है 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है, ठीक है। किसान पुनः वो ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या हुआ? इसमें पहले बोला है इन्होंने कि एक ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है, ठीक है। तो अब देखना मेरे भाई कि यहाँ पे 10 लाख की बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें 6, ठीक है। 10 लाख हो गया यहाँ पे। उसमें क्या बोला है इन्होंने कि 10% नुकसान पे इन्होंने एक किसान को बेच दिया। तो 10%, जब 10% नुकसान पे बेचा तो इसका मतलब बेचा होगा 9/10 में बेचा होगा, ठीक है। तो ये आपका बेचेगा, एक जीरो से कट जाएगा, ये बेचेगा आपका मतलब 9 लाख में बेच देगा, क्योंकि 10 लाख का था, 10% घटाएंगे तो 9 लाख आ जाएगा। तो 9 लाख में इन्होंने एक किसान को बेच दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वो ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पे बेच देता है। अब देखो, ये फार्मर की बात हो गई, किसान की बात हो गई, यहाँ पे ग्राम प्रधान थे, ठीक है। यहाँ पे प्रधान की बात हो रही थी, प्रधान ने ट्रांसफर किया था फार्मर को, फार्मर यहाँ पे लेता है, ग्राम प्रधान ने 10% नुकसान पे फार्मर को दिया था, फार्मर ने रिवर्स किया और यहाँ पे 10% प्रॉफिट लेके ग्राम प्रधान को बेच दिया। अब जब 10% प्रॉफिट लेगा तो आपको पता है भाई कि 10% का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि 1/10 हो जाएगा, है ना। जब प्रॉफिट लेगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 11/10 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो होगी नहीं। इसका मतलब कि जो फार्मर था वो प्रधान को बेचेगा तो 9 लाख का ये 11/10 हिस्से में बेचेगा, मतलब 11/10वें भाग में बेचेगा। इसका मतलब अगर 11/10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे तो आप यहाँ देखेंगे एक जीरो से कट जाएगा, तो 11 का 9 99 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 9,90,000 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 9,90,000 रुपए पे ये क्या करता है, ग्राम प्रधान को बेच देता है, ठीक है। 9,90,000 पे ग्राम प्रधान को बेच देता है। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों सौदों का परिणाम क्या हुआ, ठीक है। पहला दिया ग्राम प्रधान को न लाभ और न हानि हुई। बिल्कुल यहाँ पे ग्राम प्रधान को हानि हुई है, क्योंकि ये 10 लाख का सामान था। अब जो ये वापस इनके पास आ रहा है वो कितना, 9,90,000 का आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे मेरे भाई कि इसमें किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। तो इसमें देखेंगे भाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसान ने जो प्रधान को बेचा है 9,90,000 में, तो जो फार्मर का, जो किसान का जो फायदा हुआ है वो हुआ है 90,000 का फायदा हुआ है, ठीक है। 90,000 का किसान का अगर फायदा हुआ है तो इतना ही नुकसान प्रधान का हुआ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन में वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें ये दिखा रहा हो कि 90,000 फार्मर का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हो, और ग्राम प्रधान का 90,000 नुकसान हुआ है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि ग्राम प्रधान को न लाभ और न हानि हुई, तो बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी देखेंगे तो कह रहा है किसान को 90% की 90,000 की हानि हुई, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। सी देखेंगे तो कह रहा है ग्राम प्रधान को 90,000 का लाभ हुआ, बिल्कुल नहीं हो सकता। डी कह रहा है कि किसान को न लाभ और न हानि नहीं हुई है, मतलब कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है किसान को, बिल्कुल ये भी नहीं है। इसका मतलब भाई मेरे इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मतलब ऑप्शन इसमें कुछ दिया ही नहीं है, जो आ रहा है वो नहीं दिया, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, आप इसलिए देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ कोई ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई ये समझना कि 90,000, अब स्टेटमेंट आप एक बार सुन लीजिए, किसान को 90,000 का फायदा हुआ है, प्रधान को 90,000 का नुकसान हुआ है। अगर इसमें एक ऑप्शन ये वेरीफाई कर जाता कि किसान को 90,000 का फायदा हुआ है तब भी सही हो जाता, या ये लिख के आ जाता कि 90,000 ग्राम प्रधान को नुकसान हुआ है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब कोई इसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो एरर है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं, 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है भाई, देखें आप एक बार, कोशिश जरूर करें। अब आप इसमें देखेंगे भाई, तो कह रहा है कि एक परीक्षा में 70 विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए।
जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। आप देखेंगे एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, 100% होता है, तो जब इसमें 70% उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं 70%, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि 30% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आपको फोकस फेल पे करना है, क्योंकि जो 10% दिया है ना वो अनुत्तीर्ण का दिया है, तो आपको जो फोकस करना है वो फेल पे करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ये फर्स्ट पेपर की बात हुई है। जब सेकंड पेपर में देखेंगे मेरे भाई, तो सेकंड पेपर में देखेंगे 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, सेकंड में उत्तीर्ण हुए हैं। ओवरऑल 100% होता है, 60% पास हुए हैं सेकंड पेपर में, तो आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो 40% फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप फेल पे फोकस करें, क्योंकि जो जो दोनों को सम्मिलित रूप दिया गया है ना, जॉइंट, वो दिया गया आपका अनुत्तीर्ण का दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 30% फेल, यहाँ पे 40% फेल, और दोनों में कितने फेल हुए हैं, 15%। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 30 + 40 माइनस क्या कर दीजिए 15। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, आपका बचेगा 15, माइनस हो जाएगा तो 15 बच जाएगा। 50% बच्चे ओवरऑल क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो जब 55% बच्चे फेल हुए हैं, तो इसका मतलब पास कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 45% बच्चे पास हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन ये 45 जो यूनिट दिया है ये किसके इक्वल है, 270 के इक्वल है। तो कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 9 का 5 45, 9 का 3 27, ये 6 गुना है। ठीक है मेरे भाई, 6 गुना। इसका मतलब जो बच्चे रहे होंगे, बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 100% होते हैं, 100% निकालेंगे तो 6 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 600। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से। अब आप इसको शॉर्ट में करें। ठीक है, शॉर्ट में करने का मेरा मतलब ये होता है भाई कि जो हम स्टेप ये लिख रहे हैं ना, ये फिगर उगर बना रहे हैं, आपको नहीं बनाना है, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। बाकी आपको जो करना होगा ये फिगर उगर बना के नहीं करना है, आपको माइंड में करना है कि अगर 70% बच्चे फेल पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। अगर उसमें 60% अगर पास होते हैं तो फेल कितना हुए होंगे, तो आप कहेंगे सर 40% पास हुए, फेल हुए होंगे। ओवरऑल कितना था, तो आप कहेंगे सर 15% ओवरऑल फेल हुए होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है, आपको ये डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है। 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, कह रहा है कि एक बार आप देखें, उसके बाद में हम बताते हैं कैसे करना है। 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 अगर डिस्कस करें तो देखो उसमें लिखा है कि राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में यूज करता है, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वो बचाता है। राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1/5 का मतलब हो जाएगा, अगर उसके पास टोटल 1/5 का मतलब ये होता है, अगर उसके पास टोटल इनकम 100 है, तो अगर ये 1/5 खर्च करेगा तो कितना खर्च करेगा, तो आप कहेंगे सर 100 का 1/5 20 निकल के आएगा। तो इसका मतलब 20 जो यूनिट है ये खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई, शिक्षा पे खर्च करता है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 20% घर खर्चों में खर्च करता है, मतलब जो घर के खर्च हैं उसमें करता है, तो 20% यहाँ से निकल के आएगा। तो ये घर का जो खर्चा होगा, छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, तो उस पे खर्च करता है। फिर इन्होंने कहा है कि 10% अन्य फुटकर खर्चों पर खर्च करता है। 10% और निकाल देते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10% और खर्च करता है। तो ओवरऑल खर्च इन्होंने कितना किया है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट में अब बात करने लगे हैं। ठीक है, जब यहाँ लाते हैं तो यूनिट में करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 20 40 10 50, इन्होंने 50 खर्च कर लिया है। अब जब 50 खर्च कर लिया, टोटल कितने थे, तो आप कहेंगे सर 50 तो इन्होंने खर्च कर लिया है, टोटल 100 थे, तो बचा कितना है। अगर 50 इन्होंने खर्च कर लिया तो 50 ही तो बचा होगा, क्योंकि टोटल कितने थे 100, तो 50 बचा होगा। तो इसका मतलब जो पहले था उसका आधा बचा है, इन्होंने आधा पैसा खर्च कर लिया है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपने कर लिया होगा। ठीक है, 20 दिया था, 20 दिया था, 10 दिया था, उसका आपने निकाल लिया कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग परसेंटेज का मतलब प्रतिशत का
48 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। 3 या आई होप 4 क्लासों में हमने इसको डिस्कस कर लिया, पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। शॉर्ट मेथड से किया, ये भी नहीं किया है कि हमने डिटेल में किया है, ठीक है भाई। तो आपको जैसे हमने अप्रोच किया है ऐसे ही करना है, बिल्कुल यही कॉपी करके आपको करना होगा। कैलकुलेशन को अपने बूस्ट करिए, बढ़ाइए कैलकुलेशन को, पहाड़े याद करिए। आप जितना ज़्यादा नंबर से वाकिफ रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप कोई नंबर जैसे देते हैं 1001 देते हैं, तो इसका मतलब 1001 देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका मल्टीपल है। नंबर देख के आप उसका पूरा इतिहास बता दें, ऐसा होना चाहिए, है ना भाई। तभी आप इस पे मेथड पे मतलब कैलकुलेशन आपके तभी ग्रो हो पाएगी। नहीं तो आप ऐसे पेन और पेपर पे करते रहेंगे, मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लोग तो बात करते ही रहेंगे, है ना। चलो ठीक है भाई। कह रहा है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं। अब आप 20% पे फोकस करिए। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आप देखेंगे 720 यहाँ पे मिठाइयाँ कितनी है, 720 है, ठीक है। अगर 720 मिठाई है, अगर 20% की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ये बताना है कि कितनी कितनी मिठाइयाँ आएंगे सबके पास, ठीक है। वो कुल संख्या के 20% के बराबर होती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 20% का पहले सबसे पहले निकालेंगे आप फ्रैक्शन। तो इसमें देखेंगे मेरे भाई, तो आप देखेंगे जो 5 है ना यहाँ पे टोटल जो क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये 5 लिखा है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो टोटल मिठाई हम मान लेते हैं कि 5 यूनिट रही होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 यूनिट रही होगी। अब 5 यूनिट का 20% देखेंगे तो 1 निकल के आता है। उन्होंने बोला है कि जितने बच्चे हैं उतनी ही मिठाइयाँ उनको मिलती है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले 5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, 720 मिठाई है, तो आप देखेंगे तो इसमें कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर ये 5 का कितनी बार जाएगा, तो 1 4 4, ये 144 बार जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि टोटल 720 था, तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 144 हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर लिखा है इसका मतलब ये कितना है, 144 है, 144। अब आप कहेंगे सर 144 तो किसी का स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको इस पे फोकस ये करना है मेरे भाई कि जितने बच्चे हैं उतनी उनको मिठाई मिलेगी। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 मिठाई, तो इसका मतलब मिठाई कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4 होनी चाहिए। अगर 3 बच्चे हैं, 3 मिठाई सबको दी गई, तो कितनी मिठाई होनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, है ना। 4 बच्चे हैं, 4 सबको मिलेंगे तो 16 होने चाहिए। अब यहाँ पे 144 मिठाई है, ठीक है। 20% मिठाइयों की उन्होंने बात की है। 144 देख के आपके दिमाग में एक बात ये आती होगी कि सर ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें 12 बच्चे रहे होंगे, हर बच्चे को 12 मिठाई मिली होगी। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा, इन्होंने पूछा था प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें हर बच्चे को 12 मिली होगी, इसमें 12 ही बच्चे होंगे और 12 ही मिठाई मिली होगी। इसका मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 12 बिल्कुल आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको स्क्वायर आना चाहिए। तो स्क्वायर के बारे में बताएं भाई, तो कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर आने ही चाहिए, मिनिमम 50 तक आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो 50 तक तो स्क्वायर आने चाहिए, और जो आपको क्यूब आने चाहिए वो कम से कम 20 तक तो आने ही चाहिए। क्योंकि आप अगर क्यूब और स्क्वायर की बात करेंगे तो मैथ में तो लगते हैं, एज वेल एज आप रीजनिंग में देखेंगे ना भाई, तो उसमें भी बहुत यूज होता है। जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो श्रृंखला पे दिए जाते हैं, मिसिंग करके दिए जाते हैं, या अगला टर्म लिखना होता है ना, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप एक बार स्क्वायर और क्यूब जरूर याद कर ले, ठीक है। अपने कैलकुलेशन को थोड़ा बूस्ट करिए, ठीक है। विदाउट पेन पेपर आप थोड़ा रिमेंबर करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे करते रहे तो आज का हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ है। अगले क्लास में जो भी हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है, आपको पहले इन्फॉर्म हम कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी।